हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर 2.0 के बारे में। कोल्ड वॉर 2.0 इस वक्त एग्जिस्टिंग कोल्ड वॉर है बिटवीन द यूएसए एंड चाइना। अच्छा, कोल्ड वॉर जो थी वन, हम लोग जिसकी बात करें वो थी दो सुपर पावर्स के दरमियान, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे वन साइड से कैपिटलिस्ट लीग यूएसए के थ्रू और दूसरी साइड से कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट लीग यूएसएसआर के थ्रू। यानी कि दुनिया जो थी वो दो ब्लॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट बटी हुई थी और आपस में एक सर्द जंग, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, वो चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान, जो कि एंड हुई थी विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। आफ्टर 1991 पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक सुपर पावर उभर कर आई एंड दैट वाज द यूएसए, जिसने हम कह लें कि ऑलमोस्ट नियरली 3 डेकेड्स से ही वो दुनिया को लीड कर रही है। खैर, उससे पहले भी वो लीड कर रही थी। यूएसएसआर जो थी वो एक सॉर्ट ऑफ, हम लोग कह लें, एमर्जिंग पावर थी, जो कि टक्कर दे रही थी यूएसए को वाइल रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिस्ट आइडियाज। अब जो कोल्ड वॉर 2.0 चल रही है, अगेन ये एक थ्यूसिडाइड ट्रैप है। थ्यूसिडाइड ट्रैप से मुराद ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज वन एग्जिस्टिंग पावर एंड देयर इज एन एमर्जिंग पावर, देन द क्लैश इज इनएविटेबल। यानी कि अगर एक एमर्जिंग पावर है और दूसरी साइड से एक एग्जिस्टिंग पावर है, तो उन दोनों के दरमियान क्लैश होगा ही। ये कंसेप्ट थ्यूसिडाइड्स के थ्रू ही दिया गया था जब उसने पेल्पोनेशियन वॉर जो हुई थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, उसको विटनेस किया था। दोस्तों, यूएस और चाइना के दरमियान ये जो वॉर है, ये कोई हॉट वॉर नहीं है। ये कोई, हम लोग कह लें कि इसमें फिजिकल एक्शंस नहीं है। थोड़े बहुत प्रोवोकेटिव एक्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है डिफरेंट एरिनाज में लड़ी जा रही है, जिसके अंदर हम लोग अगर एग्जांपल ले लें, चिप वॉर है, ट्रेड वॉर है, ताइवान कन्फ्लिक्ट है, इंडो पैसिफिक है, साउथ चाइना डिस्प्यूट है, मिडल ईस्ट है, और इस तरह के डिफरेंट, हम लोग कह लें, जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके अंदर चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका जो कहा जाता कहता है कि जी ये एक रोग स्टेट्स का एक्सिस है, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, और इसको चाइना सपोर्ट करता है। तो चाइना को के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना जो है वो एग्रेसिव है, चाइना एग्रेशन कर रहा है। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर 2.0। अब हम इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस वक्त एक प्रॉपर कोल्ड वॉर चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेड वॉर के बारे में। अच्छा, ट्रेड वॉर हमें देखी गई, इसका स्टार्ट हमें देखा गया आफ्टर द असेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अच्छा, हुआ ये कि डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद चाइना ने 2001 में बहुत ही फ़ायदा उठाया था ट्रेड लिबरलाइजेशन का। हालांकि कहने के तो चाइना कम्युनिस्ट है, लेकिन चाइना ने भी बहुत हद तक, हम लोग कह लें कि, लिबरलिज्म का फ़ायदा उठाया, और जो ट्रेड इम्बैलेंस था चाइना और यूएस का, वो बहुत सर्ज कर गया, वो बहुत बढ़ गया। अब जो ट्रेड इम्बैलेंस था चाइना का और अमेरिका का, दैट वाज ऑलमोस्ट $300 बिलियन, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के थ्रू हम लोग कह लें कि टैरिफ्स लगाए नियरली $300 बिलियन की चाइना के ऊपर। और ये जो टैरिफ्स थे ये एक साथ नहीं लगाए गए थे, ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कर कर, कुछ आइटम्स पर कर कर लगाए गए थे। इसके रिटेलिएशन के अंदर चाइना के जानिब से भी कुछ, हम लोग कह लें, टैरिफ्स लगाए गए अमेरिका के ऊपर, वो भी नियरली कोई 100 या 150 बिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर थे। और दोनों ममालिक जो है आपस के अंदर एक ट्रेड वॉर के अंदर फंस गए। इसके चलते नुकसान जो है वो हुआ, जिस तरह की कंपनीज थी सच एज एप्पल, सच एज हुआवे को अपना सब कुछ अमेरिका से रीलोकेट करना पड़ा वापसी। उनके ऊपर बड़ा केस चला कि जी ये स्पाई कर रहे हैं हमारे ऊपर। सिमिलरली एप्पल को भी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, यूनिट्स थे, उनको शिफ्ट करना पड़ा वियतनाम में और इंडिया में। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे चिप वॉर। अच्छा, मैं आपको सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में कुछ बताऊं तो सेमीकंडक्टर चिप्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि दुनिया की हर चीज़ में इस वक्त रिक्वायर्ड हैं। ख्वाह वो कोई लैपटॉप हो, ख्वाह वो कोई कैमरा हो, वो माइक हो, वो गाड़ी हो, वो हवाई जहाज़ हो, एवरीथिंग सेमीकंडक्टर चिप्स आर रिक्वायर्ड। अब ऑलमोस्ट 92% ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टीएससीएम एक कंपनी है ताइवान के अंदर, मेजरली ये प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा साउथ कोरिया में भी बनाई जाती हैं, यूरोप में भी बनाई जाती हैं। लेकिन जो इन चिप्स को बनाने के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं जर्मेनियम और गैलियम। अब जर्मेनियम और गैलियम जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 60% एक्सपोर्ट करता है चाइना। लेकिन जो चिप्स बनाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें तो, अमेरिकन एलाइज के थ्रू बनाई जाती हैं। अब अमेरिका ने अपना चिप एक्ट पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने सैंक्शंस लगाई, टैरिफ्स लगाए कि चिप्स की जो ये टेक्नोलॉजी है ये चाइना के पास ना आ जाए। इसके रिटेलिएशन के अंदर चाइना ने भी ये किया कि जो वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था 60% नियरली, उसने उसके ऊपर, हम लोग कह लें कि, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सैंक्शंस लगा दी, और एक चिप वॉर के अंदर भी अगेन दोनों ममालिक फंस गए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ताइवान के बारे में बताया था। अब ताइवान जो है, इसका कन्फ्लिक्ट तो मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी, चिप वॉर सेंटर जोन ताइवान। अब
आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो मैंने चिप वॉर की बात की है कि 92% चिप्स मैन्युफैक्चर होती हैं ताइवान के अंदर, तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जो ताइवान का क्राइसिस है दैट इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द चिप्स। हाउएवर ताइवान का बेशक हम लोग कह लें कि जी काफ़ी 1949 से ही मसला चल रहा है, लेकिन स्टिल चिप्स जो हैं ये बहुत ही बाकायदा और इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं ताइवान कन्फ्लिक्ट के अंदर। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक के बारे में। अच्छा, इंडो पैसिफिक जो है ये सबसे पहले हम लोगों को देखा गया जो बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, उनके टेन्योर के अंदर जब उनका पाइवट टू एशिया उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पर फोकस रहा। अब जो बाइडन ने बाकायदा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्च किया। अब इंडो पैसिफिक से मुराद है रीजन जो है पैसिफिक ओशन और इंडो ओशन, यानी कि इंडियन ओशन। इसके अंदर पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन रहती है, 38 ममालिक हैं और 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया का पार्ट भी यही हिस्सा है, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड होती है सबसे ज़्यादा वो इधर से ही होती है, इंडियन ओशन से और पैसिफिक ओशन से। अब अमेरिका चाहता है यहाँ पर कि जो इंडो पैसिफिक है यहाँ पर हेजेमनी हो उसकी, जबकि चाइना चाहता है कि यहाँ पर हेजेमनी हो उसकी। अब दोनों ममालिक के थ्रू इन ये जो रीजन मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ एक्शंस देखे गए हैं। अगर हम लोग अमेरिकन एक्शंस की बात करें तो अमेरिका इधर कुछ अपने अलाइंसेस बना रहा है, जैसे कि क्वाड, जिसके अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया है। उसके अलावा ऑकस का जो इनका प्रोजेक्ट था कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस है, इसके अंदर इन्होंने कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करनी है ऑस्ट्रेलिया को। और जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर के ऊपर जितने भी ये स्टेट्स हैं आसियान की, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की, इनको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द बीजिंग एग्रेशन। पिछले कुछ टाइम के अंदर अमेरिका और इंडिया के दरमियान बहुत ही क्लोज नेस देखी गई है। उसकी भी रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया को वो इतना स्ट्रांग कर दे कि वो जो ये इंडो पैसिफिक का रीजन है यहाँ पर चाइना या चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर कर सके। और अगर हम लोग चाइना का रिस्पॉन्स देखें तो चाइना भी सिमिलरली इस रीजन के अंदर अपनी हम लोग कह लें कि हेजेमनी बनाना चाह रहा है। उसी के चलते इंडियंस जिसे नाम देते हैं एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स का, चाइना अपनी कुछ नेवल बेसिस या पोर्ट्स बना रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट, ईरान की चाबहार पोर्ट अब एक्वायर कर लिया चाइना ने, उससे पहले वो इंडिया ही बना रहा था। उसके अलावा जिबूती में इनकी एक नेवल बेस है, मालदीव्स, कंबोडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब देखा जाए ना तो इन्होंने इंडिया को कवर कर लिया है और इंडिया कहता है कि जी ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, और इंडिया ने इसके बदले के अंदर एक नेकलेस ऑफ डायमंड अपना बनाया है, जिसके अंदर सेशल्स, मॉरिशियस, मादागास्कर, ओमान मौजूद हैं। इसके अंदर पहले ईरान की चाबहार पोर्ट भी थी, लेकिन अब वो चाइना ने एक्वायर कर ली है। दोस्तों साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस साउथ चाइना सी जो है, सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताऊँ वो ये कि ऑलमोस्ट 11% जो पैसिफिक की ट्रेड है वो यहाँ से होकर गुजरती है। सेकेंडली यहाँ पर 190 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस, जो नेचुरल गैस है, उसके ज़खायर मौजूद हैं। और कहा जाता है यहाँ पर 11 बिलियन बैरल अनटैप्ड ऑयल भी कंफर्म मौजूद है, यानी कि सिग्निफिकेंस इस जगह की बहुत है। और उसके अलावा यहाँ पर मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट या अहम जगह है। अब इस साउथ चाइना सी के अंदर डिफरेंट आइलैंड्स हैं, पैरासेल्स आइलैंड्स, स्प्रैटले आइलैंड्स, स्कार्बरो आइलैंड्स और डिफरेंट आइलैंड्स हैं पड़े। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, क्योंकि अगर मैप के ऊपर देखें तो ये आइलैंड्स हैं सराउंडेड। एक साइड पर इनकी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, वियतनाम है और चाइना भी है, फिलीपाइंस भी है। अब चाइना कहते हैं कि जी उसने एक अपनी ना फर्जी सी लाइन बनाई हुई थी, जिसे पहले 9 डैश लाइन कहते थे, अब 10 डैश लाइन कहते हैं। उसमें उन्होंने ताइवान को भी इंक्लूड कर लिया। अब चाइना कहता है कि जी ये जो जितना भी तमाम एरिया ये हमारा ईईजी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और इधर जितने भी ये रिसोर्सेज हैं या जो भी है वो हमारा बिलोंग करता है। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के हिसाब से, तो ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ चाइना का हक नहीं है, डिफरेंट ममालिक का भी हक है जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, यानी कि चाइना कुछ जो रीफ्स होते हैं उनको उठा रहा है, कुछ एडिशंस कर रहा है और वहाँ पर प्रॉपर अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। देखी गई हैं ऊपर से तस्वीरों के थ्रू कि चाइना ने डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर अपनी डिफरेंट जो है वो बेसिस वगैरह बना ली हैं। ये करने का मकसद सबसे पहला तो ये है कि वहाँ पर अपनी एक जो प्रेजेंस है वो रखें, और दूसरा ये कि वो अपने उस एरिया को ईईजी में लें। 2016 के अंदर कोर्ट रूलिंग आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी ये जो लैंड रिक्लेमेशन है चाइना की ये इलीगल है। और ये फिलीपाइंस का केस था, फिलीपाइंस और चाइना का, जो कि फिलीपाइंस जीत गया था यहाँ। लेकिन इस केस को डेफिनेटली चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उसने वहाँ से वीटो कर दिया था, और अगेन जो ये कोर्ट रूलिंग थी ये बेकार हो गई थी। दोस्तों अगला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ PGII वर्सेस BRI, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अच्छा, अब चाइना ने 2013 के अंदर अपना BRI जो प्रोजेक्ट है अंडर शी जिनपिंग लॉन्च किया था, जिसके अंदर डिफरेंट हम लोग कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, पोर्ट्स बनाना, रोड्स बनाना, रेलवेज़ बनाना
और इसका मतलब ये था कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड खासतौर पर कंट्रीज़ हैं या फिर यूरेशियन जो एक लैंड ब्रिज है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए और चाइना जो है अपनी ट्रेड इजीली कर सके और उन ममालिक का भी फ़ायदा हो। अच्छा, इस जो सीपैक है हमारा, वो भी सॉर्ट ऑफ इसी का ही एक प्रोजेक्ट है, आगे सब प्रोजेक्ट है बीआरआई का, जिसके थ्रू जो चाइना का यिनजियांग प्रोविंस है वो कनेक्ट होता है इंडियन ओशन से वाया अरेबिक सी। अच्छा, अगर हम लोग ट्रेड में देखें तो चाइना के लिए जो सबसे क्रिटिकल या क्रूशियल ट्रेड पॉइंट है दैट इज मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका, दैट इज बिटवीन द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, जो कि दोनों सम सॉर्ट ऑफ अमेरिकन एलाइज हैं। अगर कभी अमेरिका चाइना के इस हम लोग कह लें कि क्रूशल पॉइंट का फ़ायदा उठाता है और जिसे मलाका डायलेमा भी बोला जाता है, अगर वो उस मलाका स्ट्रेट को बंद कर देते हैं तो चाइना अपना ये जो बीआरआई का प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका सीपैक भी हिस्सा है, वो इसलिए है कि अगर कभी ऐसा हो तो उनकी ट्रेड जो है पूरी दुनिया से वो ना रुके। अच्छा, इसी के बरक्स अमेरिका ने भी इसी की चलता चलती कॉपी में, क्योंकि चाइना का बड़ा नाम हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया G7 कंट्रीज़ के साथ मिलकर, जिसे कहा जाता था पहले ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, लेकिन इसको फिर रीनेम कर दिया गया PGII से। अब $600 बिलियन की ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है PGII के थ्रू, जो कि उन्होंने डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर करनी है। सेनेगाल के अंदर भी अभी सोलर प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं इसी प्रोजेक्ट के चलते ही। अच्छा, अब जो इनका फोकस है PGII का, वो है मोस्टली सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसी की जानिब जो BRI है उसका फोकस है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाईवेज, रोड्स, मोटरवेज, ट्रेन, सब कुछ। अभी 2023 का समिट हुआ है G20 का, उसके अंदर लॉन्च किया गया IMEC का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये भी PGII के सम सॉर्ट ऑफ अंडर है, कि इंडिया को वाया हम लोग कह लें सी कनेक्ट किया जाएगा अरेबिया से, सऊदी अरब से, UAE से, उसके बाद वाया रेल जाएगा मामला इसराइल तक, और इसराइल की जो आगे पोर्ट हाइफा है वहाँ से उन्हें वो कनेक्ट करेंगे ग्रीस से। इसको बोला जाता है IMEC प्रोजेक्ट। ये भी एक काउंटर है सीपैक का, जिसके अंदर जिस तरह चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, अगेन G7 या PGII या US से इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट अगर मैं बात करूँ इस कोल्ड वॉर के अंदर, तो वो है मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनली ये स्फेयर था इन्फ्लुएंस का अमेरिका का, और पेट्रो डॉलर की हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि 70s के अंदर जब आहिस्ता आहिस्ता अरब इकोनॉमीज़, ऑयल इकोनॉमीज़ बन रही थी, तब अमेरिका ने कुछ इनके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स किए थे, जिसके थ्रू इन्होंने कहा था कि आपने जब ऑयल की ट्रेड करनी है तो वो आपने डॉलर में करनी है। इस वजह से पेट्रो डॉलर जो है वो हमारे सामने उभर कर आया, और डॉलर को उसने मजीद एक एज अ ग्लोबल करेंसी जो रीट्रेट किया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो हम लोग देखें काफ़ी हद तक ना ड्विंडल कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। जो US के एक्सपीरियंसेस थे मिडल ईस्ट के अंदर वो कोई खास अच्छे नहीं रहते, और हमेशा US को देखा जाता है कि इसने मिडल ईस्ट के रीजन को आकर डिस्टेबलाइज ही किया है। ख्वाह वो जो तालिबान वॉर है, अफगानिस्तान वॉर है, ख्वाह वो इराक वॉर देखी जाए, और जितने भी यमन क्राइसिस देखे जाएं, तो इसके अंदर मजीद इनको एग्जैसरबेट करने वाला US भी था। लेकिन वही बात कहा जाता है ना कि 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिक्स, वाइल 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ इकोनॉमिक्स। चाइना जो कि इस वक्त दुनिया की हम लोग कह लें कि नंबर 1 डेवलपिंग इकोनॉमी है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसने अपनी इकोनॉमी के थ्रू ही मिडल ईस्ट को भी अपने ही कंट्रोल के अंदर या अपने ही कमांड के अंदर किया है। इसकी ट्रेड ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं इसके साथ नियरली $150 बिलियन की ट्रेड है। उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली 2022 के अंदर UAE के साथ एक पैक्ट किया था, जिसके अंदर ये $4 बिलियन के आर्म्स प्रोवाइड करेंगे UAE को। और ट्रेडिशनली देखा जाता था कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई मसला होता था तो उसे हल करता था अमेरिका, लेकिन 2023 के अंदर जो रेप्रोचमा हुआ था, या जिसे रेप्रोचमेंट भी हम कह सकते हैं, रेप्रोचमेंट या रेप्रोचमा ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उससे भी ब्रोकर चाइना ने किया था। तो हम देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है चाइना तमाम स्फेयर्स के अंदर। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त एक वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। मैंने बहुत ही ब्रीफ टाइम में और ब्रीफ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।